गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम गाउस के नियम के अनुप्रयोगों पर बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। देखो, गाउस के नियम के द्वारा हम बहुत सारे पृष्ठों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। जिन पृष्ठों के लिए, जैसे कि अनंत रेखीय हवेली चालक तार के लिए, चालक गोले के लिए, कुचालक गोले के लिए, चालक या कुचालक परत के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं, उसी को गाउस की एप्लीकेशंस कहा जाता है। उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन अनंत रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम ज्ञात करने वाले हैं, ये सदिश राशि है, तो हमें बात करनी होगी इसकी दिशा के बारे में। अर्थात हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे अनंत रेखीय आवेश के विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में हम बात करेंगे। तो दिशा का आकलन करने के लिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम एक अनंत विस्तार का एक चालक तार हम लेते हैं ए बी, जिस पर Q आवेश उपस्थित है। इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा ज्ञात करना चाहते हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात करने के लिए यहां हम दो अल्पांश dl1 और dl2 लेते हैं, जिनकी केंद्र O से एक समान दूरी है। यदि dl1 के कारण बिंदु P पर dE1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। किसके कारण? dl1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पैदा होती है dE1, जिसकी दिशा A से P की ओर है। क्योंकि यहाँ प्लस आवेश है, इसलिए दिशा कैसी होगी? बहिर्मुखी आपको प्राप्त होगी। उसी प्रकार dl2 के कारण उत्पन्न होती है dE2, जिसकी दिशा B से P की ओर बहिर्मुखी आपको प्राप्त होती है। तो बिंदु P पर प्राप्त होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं dE1 और dE2 परिमाण में तो समान हैं, लेकिन इसकी दिशाएं कैसी हैं? भिन्न भिन्न हैं। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए dE1 और dE2 को साइन व कॉस घटकों में वियोजित करते हैं, अर्थात लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित करते हैं। यदि ये यहाँ थीटा कोण का निर्माण हो तो इन स्थानों पर भी थीटा कोण बनेंगे, इसलिए समांतर घटक dE2 cos थीटा हमें इस भुजा पर मिला। ऐसे ही हमें समांतर घटक मिलेगा dE1 cos थीटा। लंबवत घटक हमें प्राप्त होगा dE2 sin थीटा dE2 की संगत में। ऐसे ही हमें प्राप्त होगा dE1 sin थीटा। dE2 और dE1 के साइन घटक एक दूसरे के लंबवत व विपरीत हैं, इसलिए अपने प्रभाव को समाप्त कर देते हैं।
जबकि DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा एक ही दिशा में है, जो परस्पर जुड़कर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करते हैं, जिसकी दिशा चालक तार के लंबवत, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी प्राप्त होती है। अर्थात यदि आवेश धनात्मक है तो बहिर्मुखी प्राप्त होगी, और यदि ऋणात्मक है तो अंतर्मुखी प्राप्त होगी। इसलिए याद रहे स्टूडेंट्स, चालक तार के उपस्थित आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो चालक तार के लंबवत आपको प्राप्त होगी। इस तरह हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? दिशा का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के बारे में, कि अनंत रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आपको प्राप्त होगा उसका मान हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात किया जाए? दूसरा हिस्सा बिंदु B आप देख रहे हैं, अनंत रेखीय आवेश का विद्युत क्षेत्र। इसके लिए सबसे पहले आपको एक अनंत रेखीय आवेश तार आपको लेना है, जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिसका पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कितना है स्टूडेंट्स? लैम्बडा है। जहां इसका केंद्र है O, इसे अक्ष मानते हुए इसके चारों ओर एक L लंबाई व R त्रिज्या, L लंबाई व R त्रिज्या का एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेते हैं। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसे अक्ष मानकर L लंबाई और R त्रिज्या का क्या लेते हैं? एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेते हैं, जिसके वक्र पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। इस पर वक्र पृष्ठ बिंदु P। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा इस बेलनाकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, और बेलनाकार इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इसे 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। अब 3 हिस्से कौन कौन से देखिए। सबसे पहला भाग ऊपरी वृत्ताकार भाग S1, ये आप ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हो, तो ये हो गया आपका S1, जहां इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा DS1 विद्युत क्षेत्र की दिशा E के लंबवत आपको प्राप्त होती है। अर्थात यहां आप लिख सकते हैं कि E लंबवत है DS1 के। एंड सेकंड, निचला वृत्ताकार भाग S2, जैसे ऊपर है ऐसे नीचे एक वृत्ताकार भाग है S2, जिसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अर्थात आप लिखें E लंबवत है DS2 के। एंड नंबर 3, तीसरा भाग है वक्र पृष्ठ भाग S3, ये वाला हिस्सा, ये वक्र पृष्ठ बाहर वाला। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और DS3 की दिशा एक दूसरे के समांतर प्राप्त होती है, एक ही दिशा में प्राप्त होती है। तो अगर हम कहें अब कि बेलन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स
कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर आपको प्राप्त होगा S1 E वेक्टर डॉट DS1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट DS3 प्लस S3 पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर। अगर डॉट को हटाएं तो ऊपर लिख के आए हैं तो थीटा बराबर फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ S1 E DS1 cos 90 डिग्री, क्योंकि जब लंबवत होगा तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा और समांतर होगा तो थीटा का मान कितने डिग्री मिलेगा हमें 0 डिग्री प्राप्त होगा। प्लस S2 E DS2 cos 90 प्लस S3 E DS3 cos 0। यहां से डॉट हटाया तो cos आया, E DS1 के लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री। यहां से डॉट हटाएंगे तो cos आएगा, E DS2 के लंबवत है इसलिए थीटा 90 डिग्री और E DS3 के समांतर है तो थीटा 0 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 का मान 0 और cos 0 का मान कितना होता है स्टूडेंट्स 1 होता है। सो फाई बराबर 0 प्लस आपको क्या प्राप्त होगा इंटीग्रेशन ऑफ S3 E DS3। कैसे देखिए ये तो 0 हो गया, cos 90 के कारण ये भी 0 हो गया, यहाँ cos का मान कितना है 1 तो क्या शेष रह गया E DS3 शेष रह गया। E मेरी कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर मान निकालना तो इसे हम क्या लिखेंगे फाई बराबर E इंटीग्रेशन ऑफ S3 DS3। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ DS3 का जो मान आएगा वो 2 पाई r l आएगा। क्यों? क्योंकि DS3 वक्र पृष्ठ है और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r l, इसलिए DS3 का क्या मान मिलेगा हमें 2 पाई r l आपको प्राप्त होगा। तो फाई बराबर लिखेंगे E इंटू E गुणा 2 पाई r l, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करें गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई बराबर होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू का मान हम जानते नहीं तो इसका मान ज्ञात कर लेते हैं किससे, रेखीय आवेश घनत्व से। क्या मिलेगा आपको लैम्बडा बराबर होता है क्यू अपॉन एल, तो यहां से क्यू का मान मिलेगा लैम्बडा एल, सो फाई का मान मिलेगा लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम लिख सकते हैं लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, फाई का मान लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है E इंटू 2 पाई r है, और समीकरण 2 में भी फाई का मान लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया तो E बराबर आपको प्राप्त होगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलेगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ये मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसे और अच्छे से ज्ञात किया जा सके इसलिए समीकरण 3 को ऊपर व नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। क्या मिलेगा देखो E बराबर 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अच्छा ये बात तो जानते हैं ना कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान है, k का मान है, तो E का मान क्या मिलेगा 2k लैम्बडा अपॉन r, अर्थात 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया k।
तो क्या 2 के लैम्डा अपॉन क्या मान मिलेगा स्टूडेंट्स हमें r, ये मान हमें प्राप्त होता है। किसके कारण? अनंत रेखीय चालक तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त होती है। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, इक्वेशन नंबर 4 से हम ये बात स्पष्ट कर सकते हैं। क्या स्पष्ट कर सकते हैं? समीकरण 4 से कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और आवेश घनत्व के समानुपाती, लैम्बडा के क्या प्राप्त होती है? समानुपाती प्राप्त होती है। इस तरह अनंत रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम से ज्ञात की जा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कल अगले अनुप्रयोग पर, दूसरे अनुप्रयोग के बारे में हम पढ़ेंगे।